अरे इतनी सारी महंगी गाड़ियां, लगता है किसी मंत्री की बारात आ गई है। निहाल, ये सब लोग कौन हैं? बस कुछ ही पलों में तुम्हें सब पता चल जाएगा। आखिर कौन था निहाल? एक बेरोजगार अनाथ या फिर कोई ऐसा इंसान जिसका सच पूरे गांव को हिला देने वाला था? बरसात की हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। सड़क पर कीचड़ फैला हुआ था। एक लड़की सिर पर लकड़ियों का गट्ठा रखे धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल रही थी। उसका नाम था प्रिया। पूरे गांव में लोग उसे एक ही नाम से जानते थे, अनाथ प्रिया। उसी समय सड़क की दूसरी तरफ एक लड़का पुराने कपड़ों में पैदल चल रहा था। उसके कंधे पर फटा हुआ बैग था और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। अचानक तेज रफ्तार से आती एक बाइक ने उसे टक्कर मार दी। वह सड़क पर गिर पड़ा। बाइक वाला बिना रुके भाग गया। प्रिया ने लकड़ियों का गट्ठर वहीं फेंका और दौड़कर उसके पास पहुंची। अरे सुनिए, आंखें खोलिए, लड़का दर्द से कराह रहा था। प्रिया ने आसपास खड़े लोगों से मदद मांगी, लेकिन सब तमाशा देखते रहे। उसने बड़ी मुश्किल से अकेले उठाया उस लड़के को और पास के छोटे से सरकारी हॉस्पिटल में ले गई। डॉक्टर ने पट्टी की और कहा, घबराने की बात नहीं है, बस हल्की चोटें हैं। कुछ देर बाद लड़के को होश आया। उसने धीमी आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूँ? प्रिया मुस्कुराई। अस्पताल में, आपको सड़क पर चोट लग गई थी। लड़के ने उसकी तरफ देखा। अगर आप नहीं होती तो शायद मैं वहीं पड़ा रहता। उसकी आंखों में सच्चा आभार था। प्रिया ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे सम्मान से देख रहा है। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने पूछा, आपका नाम? निहाल। घर कहाँ है? निहाल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कोई घर नहीं है, मैं अनाथ हूँ। शहर में नौकरी करता था, कंपनी बंद हो गई, अब काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। यह सुनते ही प्रिया की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे कोई उसे उसकी ही कहानी सुना रहा हो। अस्पताल से बाहर निकलते ही उसने कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो कुछ दिन आप मेरे साथ रह सकते हैं, जब तक कि आपको नौकरी नहीं मिल जाती। निहाल हैरान रह गया। उसने सोचा, गरीब होने के भी अपने ही फायदे हैं। फिर धीरे से पूछा, लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे? प्रिया हल्का सा मुस्कुराई। गांव वाले तो मेरे बारे में बिना वजह भी बहुत कुछ कहते हैं। अब एक और बात सही। दोनों धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़े। प्रिया का घर सचमुच बहुत छोटा था। बरसात में छत टपकती थी। रसोई में मिट्टी का चूल्हा था। चारपाई भी टूटी हुई थी। निहाल ने घर देखा तो उसका दिल भर आया। इतनी गरीबी में भी प्रिया के चेहरे पर शिकायत नहीं थी। प्रिया ने निहाल को सहारा देकर चारपाई पर बैठाया। आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद वह एक कटोरी में हल्दी वाला गुनगुना दूध और गर्म पानी लेकर आई। उसने बहुत सावधानी से निहाल की पट्टी के आसपास जमी धूल को साफ किया। फिर बोली, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? निहाल मुस्कुरा कर बोला, इतना भी नहीं जितनी आपको चिंता हो रही है। प्रिया हल्का सा मुस्कुरा दी। चोट लगी है, चिंता तो होगी ही। रात को उसने अपने हाथों से सादी सी खिचड़ी बनाई। कटोरी निहाल की तरफ बढ़ाते हुए बोली, डॉक्टर ने हल्का खाना खाने को कहा था, पहले ये खा लीजिए फिर दवा लेना। निहाल ने पहला कौर खाया और चुपचाप प्रिया को देखने लगा। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ, स्वाद अच्छा नहीं लगा क्या? निहाल ने सिर हिलाया, नहीं, बात स्वाद की नहीं है। फिर? निहाल की आंखें नम हो गईं। जिंदगी में पहली बार कोई मेरे लिए इतनी चिंता कर रहा है। प्रिया ने सहज भाव से कहा, इंसान ही इंसान के काम आता है। आज आपकी जगह मैं होती तो शायद आप भी यही करते। निहाल मन ही मन मुस्कुरा उठा। मैं जानता था अगर प्रिया को उसकी असली पहचान पता होती तो लोग कहते कि प्रिया अनाथ नहीं, लालची है। लेकिन यहाँ उसे एक फटी हुई कमीज पहने बेरोजगार और अनाथ लड़का समझकर भी प्रिया उसी अपनेपन से उसकी देखभाल कर रही थी। अगले कुछ दिनों में निहाल गांव में नौकरी ढूंढने का नाटक करता रहा। वह रोज सुबह निकलता और शाम को लौट आता। उधर गांव वालों की जुबान चलने लगी, देखा, जवान लड़का लड़की एक ही घर में रह रहे हैं। इसी दिन का डर था, अनाथ लड़की का कोई अपना होता तो ऐसा नहीं होता। समाज की वही घिसी पिटी बात है। ये बातें धीरे धीरे गांव में फैल गईं। प्रिया सब सुनती थी लेकिन जवाब नहीं देती थी। एक शाम मैं कुएं से पानी भरकर लौट रही थी,
तभी सामने से गांव का जमींदार अपने 2 आदमियों के साथ आया। उसने रास्ता रोक लिया। प्रिया, तुम्हारे बाप ने मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे। प्रिया घबरा गई। लेकिन मेरे पिताजी तो कई साल पहले। जमींदार ने उसकी बात काट दी। मुझे कहानी नहीं सुननी। 7 दिन में पैसे दे, नहीं तो यह घर भी मेरा होगा। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव वाले दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। किसी ने उसका साथ नहीं दिया। वह रोती हुई घर पहुंची। उसी रात उसने खाना भी नहीं खाया। निहाल ने कई बार पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। आधी रात को जब निहाल ने उसे चुपके से रोते देखा, तब उसने पहली बार महसूस किया कि जिस लड़की ने एक अजनबी के लिए पूरी दुनिया की परवाह नहीं की, आज वही लड़की अपनी ही दुनिया के सामने बिल्कुल अकेली खड़ी है। उस रात प्रिया की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार अपने पिता की पुरानी तस्वीर को देख रही थी। बाबूजी, अगर आप होते तो आज मैं इतनी अकेली नहीं होती। इतना कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। उधर चरपाई पर लेटा निहाल सब सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी रात उसने किसी को फोन किया। सिर्फ एक लाइन कही, सुबह तक इंतजाम हो जाना चाहिए, लेकिन मेरी पहचान किसी भी कीमत पर सामने नहीं आनी चाहिए। अगली सुबह जमींदार अपने आदमियों के साथ फिर आधम था। पूरा गांव तमाशा देखने इकट्ठा हो गया। जमींदार ने ऊंची आवाज में कहा, ला, पैसे लाई है या घर खाली करेगी? प्रिया हाथ जोड़कर बोली, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। जमींदार हंस पड़ा। गरीबों के पास वक्त बहुत है, पैसे नहीं। इतने में निहाल आगे आया। कितने रुपए चाहिए? जमींदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तू देगा? निहाल ने जेब से एक लिफाफा निकाला। उसमें बैंक का चेक था। जमींदार ने जैसे ही रकम देखी, उसकी आंखें फैल गईं। पूरा कर्ज, ब्याज सहित? उसने तुरंत चेक जेब में रखा और बोला, आज से हमारा कोई हिसाब नहीं। न कहकर वह वहां से चला गया। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जिस लड़के को वो बेरोजगार समझ रहे थे, वह लाखों रुपए का चेक दे गया था। जमींदार के जाने के बाद प्रिया ने निहाल का हाथ पकड़ लिया। सच सच बताओ, ये पैसे कहाँ से आए? निहाल कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, शहर में नौकरी करते समय थोड़ी सी बचत कर रखी थी। सोचा था अपना छोटा सा काम शुरू करूंगा, लेकिन तुम्हारा घर बचाना ज्यादा जरूरी था। प्रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इतनी बचत? निहाल ने उसकी आंखों में देखकर कहा, पैसा फिर आ जाएगा, लेकिन अगर आज तुम्हारा घर चला जाता तो वो कभी वापस नहीं आता। प्रिया चुप हो गई। उसे जवाब तो मिल गया था, लेकिन उसके दिल में सवाल अभी भी बाकी था। दिन बीतते गए। एक सुबह प्रिया उठी तो देखा कि घर के बाहर गैस सिलेंडर और नया चूल्हा रखा है। वह दौड़कर निहाल के पास पहुंची। ये किसने रखा? निहाल ने ऐसे जवाब दिया जैसे कोई मामूली बात हो। लकड़ी के धुएं से तुम्हें खांसी होती थी ना, इसीलिए ले आया। कुछ दिन बाद घर की टपकती छत भी ठीक हो गई। फिर आंगन में नया हैंडपंप लग गया। पुरानी टूटी चारपाई की जगह नई खाट आ गई। प्रिया जितना पूछती, निहाल उतना ही मुस्कुरा देता। बस थोड़ा थोड़ा जमा किया था। लेकिन अब प्रिया को यकीन होने लगा था कि निहाल उससे कुछ छिपा रहा है। धीरे धीरे दोनों के बीच अपनापन बढ़ने लगा। शाम को दोनों साथ बैठकर चाय पीते। प्रिया हंसती तो निहाल उसे देखता ही रह जाता। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस प्यार की तलाश में वो निकला था, वो शायद उसे मिल चुका है। एक दिन प्रिया खेत से लौट रही थी। रास्ते में गांव के 4 लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। एक लड़का हंसते हुए बोला, अरे अब तो तेरे घर में जवान लड़का भी रहता है, शादी कब कर रही है उससे? दूसरा बोला, या फिर बिना शादी के ही काम चला रही है। इतना सुनते ही प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह वहां से जाने के लिए निकली थी, तभी पीछे से एक आवाज आई, बस बहुत हो गया। सबने पलट कर देखा। निहाल सामने खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने उन लड़कों को खींच के थप्पड़ लगा दिया। किसी लड़की की इज्जत करना नहीं सीखा कभी? एक लड़का आगे बढ़ा, लेकिन निहाल ने उसका हाथ पकड़कर इतना जोर से घुमाया कि बाकी तीनों डर गए।
कुछ ही पल में चारों वहां से भाग खड़े हुए। प्रिया रो रही थी। निहाल ने धीरे से कहा, जब तक मैं हूं कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। प्रिया ने पहली बार बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा। उस नजर में भरोसा था। उसी शाम डूबते सूरज के सामने नदी किनारे निहाल ने जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। प्रिया, मैं नहीं जानता मेरे पास कल क्या होगा, लेकिन इतना जानता हूँ कि अगर तुम साथ रहो तो हर मुश्किल आसान लगती है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रिया की आंखें भर आईं, लेकिन कुछ सोचकर अगले ही पल उसने गुस्से में कहा, ये कैसी बात कर रही हो तुम? गांव वाले पहले ही बहुत बातें बना रहे हैं, अब कभी ऐसी बात मत करना। मैं वहां से चली गई। 2 दिन तक दोनों ने एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं की। तीसरे दिन प्रिया नल पर पानी भर रही थी, तभी 2 औरतें वहां से गुजरी। उसमें से एक औरत बोली, लड़की जवान हो जाए तो शादी कर देना ठीक है, वरना जवान लड़के मजे उड़ा जाते हैं। प्रिया समझ गई कि ये बात किसके लिए कही गई थी। प्रिया को समझ आ गया कि एक बेनाम रिश्ते को शादी का नाम दे देना ही सही है। सुबह सुबह प्रिया ने निहाल के सामने एक डिब्बा रखा। उसमें वही अंगूठी थी। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर अभी भी तुम्हारा सवाल वही है तो मेरा जवाब भी बदल गया है। मेरा जवाब है हाँ। निहाल की आंखों में खुशी भर आई थी। उसने कांपते हाथों से अंगूठी प्रिया की उंगली में पहना दी। दोनों की शादी की तारीख तय हो गई, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि शादी वाले दिन सिर्फ उनकी जिंदगी ही नहीं, उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। पूरा घर दुल्हन की तरह सज चुका था। प्रिया लाल जोड़े में कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में खुशी भी थी और एक डर भी। डर इस बात का कि कहीं शादी में कोई नई मुसीबत ना आ जाए। गांव के लोग अब भी बातें बनाने से बाज नहीं आ रहे थे। अरे दोनों अनाथ हैं, शादी भी कैसे ही होगी, ना बैंड ना बारात, बस 2 गरीबों का मिलन है, जिंदगी भर गरीबी ही देखेंगे। प्रिया सब सुन रही थी, लेकिन आज उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे सिर्फ निहाल पर भरोसा था। उधर पंडित जी ने आवाज लगाई, दुल्हन को मंडप में बुलाइए। निहाल साधारण सी शेरवानी पहनकर मंडप में आकर बैठ गया था। सामने से दुल्हन बनी प्रिया भी उसके बगल में आकर बैठ गई। साधारण सी साड़ी में भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया था कि तभी गांव के बाहर से लगातार हॉर्न की आवाजें आने लगी। सबकी नजरें सड़क की तरफ मुड़ गईं। धूल उड़ती हुई दिखाई दी। कुछ ही सेकंड बाद 1, 2, 10, 20 और देखते ही देखते 50 काली लग्जरी कारें गांव में दाखिल हो गईं। पूरा गांव सन्न रह गया। बच्चे कारों के पीछे दौड़ने लगे, बूढ़े अपनी आंखें मलने लगे। किसी ने जीवन में एक साथ इतनी महंगी गाड़ियां नहीं देखी थी। सारी गाड़ियां आकर सीधे शादी के मंडप के सामने रुकी। प्रिया घबराकर निहाल की तरफ देखने लगी। ये सब किसके लिए आए हैं? निहाल ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि अब सच खुलने वाला था। पहली बार कार का दरवाजा खुला। उसमें से एक 60 साल के गरिमामय व्यक्ति उतरे। उनके पीछे कई बड़े उद्योगपति, कंपनी अधिकारी और सुरक्षा कर्मी उतरने लगे। सभी सीधे निहाल के सामने आकर रुके। वह बूढ़ा आदमी निहाल से बोला, आखिर तुमने अपने लिए एक अच्छी जीवन साथी ढूंढ ही ली। निहाल उठकर उनके गले लग गया। हाँ पापा, सही कहा आपने। ये सुनते ही पूरा गांव जैसे पत्थर का हो गया। प्रिया की सांसें तेज हो गईं। उसने निहाल की तरफ देखा। पापा? वह कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। तभी वह बुजुर्ग मुस्कुराए। बेटा, अब और कितनी देर अपनी पहचान छुपाओगे? निहाल धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने प्रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। निहाल ने उसका हाथ थाम लिया। डरो मत, आज मैं तुम्हें सब बताने वाला हूँ। पूरा मंडप शांत हो गया। निहाल ने गहरी सांस ली। प्रिया, मेरा नाम सिर्फ निहाल नहीं है। मैं निहाल मल्होत्रा, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। इतना सुनते ही प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके कानों में जैसे आवाजें आना बंद हो गईं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मुझसे झूठ बोला। निहाल ने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने अपनी पहचान छिपाई, लेकिन अपने प्यार के बारे में कभी झूठ नहीं बोला। प्रिया पीछे हट गई।
इतने बड़े आदमी ने मुझ जैसी गरीब लड़की को क्यों चुना? तभी पहली कार से उतरी एक स्नेहमयी महिला उसके पास आई। उन्होंने प्यार से प्रिया के सर पर हाथ फेरा। मैं निहाल की माँ हूँ। प्रिया घबरा गई। मैं तुरंत उनके पैर छूने लगी। उन्होंने उसे रोक लिया और गले से लगा लिया। बेटी, हमें बहू नहीं बेटी चाहिए थी। प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। निहाल के पिता आगे आए। उन्होंने कहा, निहाल के लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आए। करोड़ों की दौलत वाले लोग अपनी बेटियों की शादी उससे करना चाहते थे, लेकिन वह हमेशा एक ही बात कहता था, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी दौलत से नहीं मेरे दिल से प्यार करे। निहाल ने धीरे से कहा, इसीलिए मैं अपनी पहचान छोड़कर निकला था। जिस दिन सड़क पर मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, उस दिन अगर प्रिया चाहती तो मुझे वहीं अकेला छोड़ सकती थी, लेकिन उसने मुझे अस्पताल पहुंचाया, अपने घर में जगह दी, अपने हिस्से की रोटी तक मुझे खिला दी। उसने कभी मेरे कपड़े नहीं देखे, मेरा बैंक बैलेंस नहीं पूछा, उसने सिर्फ मेरा दर्द देखा। अब प्रिया की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह रोते हुए बोली, लेकिन मैं तुम्हारे इतने बड़े घर में कैसे रह पाऊंगी? मुझे तो बड़े लोगों के तौर तरीके भी नहीं आते। निहाल मुस्कुराया। मुझे महल संभालने वाली पत्नी नहीं चाहिए, मुझे वही प्रिया चाहिए जो बारिश में एक अजनबी को बचाने दौड़ पड़ी थी। निहाल की माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, घर बड़ा होने से परिवार बड़ा नहीं होता, दिल बड़ा होने से परिवार बनता है, और तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। पंडित जी ने कहा, अब शुभ मुहूर्त निकल रहा है। प्रिया ने मुस्कुराकर निहाल को देखा, फिर दोनों ने 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ प्रिया के मन का डर कम होता गया। मंगलसूत्र पहनाते समय निहाल ने उसके कान में धीरे से कहा, आज से तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। प्रिया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। शादी पूरे होते ही निहाल के माता पिता ने सबके सामने घोषणा कर दी, आज से प्रिया सिर्फ हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कभी प्रिया की गरीबी की वजह से उससे रिश्ता तोड़ लिया था। आज वही लोग हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े थे। एक औरत बोली, मुझे तो पहले ही पता था, प्रिया बहुत किस्मत वाली है। प्रिया बेटा, शादी के बाद हमें भूल मत जाना। प्रिया बस मुस्कुरा कर रह गई, क्योंकि वह वही औरत थी जिसने नल पर पानी भरते हुए प्रिया को ताना मारा था। निहाल ने प्रिया का हाथ थामा। दोनों अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ गए, और उस दिन गांव वालों ने पहली बार समझा कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों, घर, दौलत से नहीं, उसके दिल से होती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को लाइक कर देना, और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मुझे आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब का इंतज़ार रहेगा। चलती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। बाय बाय।